ईरान युद्ध में सीज फायर कितना टिकाऊ है? अमेरिका कह रहा है कि जब तक युद्ध स्थायी तौर पर रुक नहीं जाता, अमेरिकी सैनिक ईरान के आसपास जमे रहेंगे। उधर लेबनान पर इजरायल ने हमले तेज कर दिए। 200 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। ईरान भड़का हुआ है, इसे सीज फायर का उल्लंघन बता रहा है। ईरान यहां तक कह रहा है कि वो हमले के लिए हर वक्त तैयार है। इस कड़वाहट भरे माहौल में कल से सभी पक्ष बैठक करेंगे और युद्ध रोकने के रास्ते तलाशेंगे। ये बैठक कितनी सफल होगी, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। फिर भी बैठक सफल हो या ना हो, सीज फायर कायम रहे या ना रहे, लेकिन अब 40 दिनों के युद्ध के बाद सबके मन में कुछ अहम सवाल उठ रहे हैं। क्या युद्ध हमेशा के लिए रुक भी गया तो क्या हम युद्ध से पहले वाले हालात पर वापस आ जाएंगे, या फिर दुनिया में शक्ति संतुलन अब हमेशा के लिए बदल जाएगा? क्या खाड़ी के देश अब अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर पहले जितना भरोसा कर पाएंगे? यूएई जैसे देश का निवेशकों की पहली पसंद बने रहेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह खुल भी जाएगा तो क्या भारत या भारत जैसे देश पहले की तरह तेल और गैस के लिए इस क्षेत्र के भरोसे ही रहेंगे, या फिर कुछ और रास्ते तलाशेंगे? ये सवाल ऐसे हैं जो आने वाले दिनों में पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स को तय करेगा, उसकी दशा और दिशा को तय करेगा। तो आज हवाई अड्डा में इन्हीं सारे सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं विशेष मेहमान। पूर्व विदेश सचिव शशांक सर हैं, जियो पॉलिटिक्स एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा जी हैं, GTRI के फाउंडर अजय श्रीवास्तव साहब हैं, JNU के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ के प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब हैं, और लंदन से वरिष्ठ पत्रकार नरेश कौशिक साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में शशांक सर आपसे करूं। हालांकि आपसे सवाल पूछूं उससे पहले मैं थोड़ा अपने पैनलिस्ट को बता दूं, ऐसा करते हैं कि हम लोग पूरे सवाल को, चर्चा को 3 हिस्से में बांट लेते हैं। एक तो वर्ल्ड ऑर्डर कैसे चेंज होगा, दूसरा बिजनेस कैसे चेंज होगा, और तीसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर के। लेकिन शुरुआत में करूँगा कैसे वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होगा इसको लेकर के। शशांक सर, ये युद्ध रुक भी जाता हमेशा के लिए तो आपको क्या लगता है कि स्थिति पहले की तरह वापस आ जाएगी, या फिर शक्ति संतुलन अब यहां से बदलने शुरू हो जाएंगे? अभी तो लगता नहीं है कि युद्ध की स्थिति समाप्त होने वाली है, क्योंकि जो पाकिस्तान ने प्रपोजल ईरान से लिया और अमेरिका को दिया, उसमें कुछ कंफ्यूजन हो गया। जेडी वांस जो वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा कि हमको कोई बात नहीं हुई है कि इजराइल और लेबनान के मसले पर। अब पाकिस्तान ने कहा है कि नहीं, हमको ईरान ने दिया था प्रपोजल, जितने भी उनके प्रॉक्सीज हैं उन सब के ऊपर भी हमले रोके जाएंगे। तो एक तो ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ा विरोधाभास हो गया है, जो कि युद्ध की समाप्ति की तरफ कोई दिशा निर्देश नहीं देता है। दूसरी बात यह भी है कि जो 15 पॉइंट प्लान था अमेरिका का, जिसमें इस तरह की बातें कही गई थी कि न्यूक्लियर नहीं बनने देंगे, न्यूक्लियर सब जितना भी है उसको हटा देंगे, वहाँ का मटेरियल, और मिसाइल कैपेसिटी खत्म कर देंगे। तो ये सब चीजें जो है ईरान के प्रपोजल्स में, ये बिल्कुल इसके विरुद्ध बातें प्रपोज की गई हैं। तो इसलिए लगता नहीं है, सिर्फ यही है बात मानी जा सकती है कि अमेरिका को लगा, या डोमेस्टिक उनके यहाँ प्रेशर रहे, या उनके मित्र देशों ने उनको बोला, और चीन की बात कही जा रही है कि उन लोगों ने भी शायद ईरान को समझाया कि इस समय जो है किसी तरीके से मसला थोड़े दिनों के लिए टाला जाए, ताकि अगले बार जब भी बात शुरू होती है तो बातचीत को मौका मिलना चाहिए। मैक्सिमलिस्ट पोजीशन आप लोगों ने रख दी है, उसके बाद में देखते हैं क्या बात बनती है और उसमें देखा जाएगा। तो वो अभी मेरे ख्याल से स्थिति बनी हुई है। कल आपने कहा कि मीटिंग होनी है लक्ष्मण जी, अब वो मीटिंग है या नहीं है, कौन कौन आएंगे, वो सब के बारे में क्या, तो उसके बारे में बहुत निर्भर करेगा कि बात आगे बढ़ पाएगी या नहीं। बिल्कुल। आप, हालांकि इसमें ईरान के शामिल होने पर शंका थी, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया कि हमारे प्रतिनिधिमंडल वहां पे जाएंगे और इस मीटिंग में शामिल होंगे। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि लेबनान के मुद्दे पे एक संशय से स्थिति है। कुछ लोग कह रहे हैं कि फारसी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन में कुछ दिक्कत हो गई। खैर, ये सीज फायर के बाद हो सकता है कुछ दिनों तक ऐसे ही माहौल रहता हो, ये एक अलग इशू है। लेकिन मैं सवाल ये है कि अगर सीज फायर सफल हो जाता है, युद्ध विराम को हमेशा के लिए युद्ध रोकने की वार्ता भी सफल हो जाती है, युद्ध रुक भी जाता है, तो नरेंद्र तनेजा साहब, क्या दुनिया फिर से वापस पहले की तरह हो जाएगी?
देखिए लक्ष्मण, अभी युद्ध तो अब नहीं होगा जैसे पहले चल रहा था, क्योंकि अमेरिका के अंदर ना तो उतना साहस है, और अमेरिका को समझ में आ गया है कि वो यहाँ अब दलदल में फंसना नहीं चाहता। ये दूसरा वियतनाम बन जाएगा या अफगानिस्तान बन जाएगा, और हमें बिल्कुल स्पष्ट है कि वो वहां से निकलना चाहते हैं। अब ये उनका कहना है कि हमारी फौजें वहां बरकरार रहेंगी, तो वो तो पहले ही हैं, दशकों से वहां पे उनके अड्डे हैं, फौजें हैं, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। और हो सकता है एयरक्राफ्ट कैरियर वगैरह जो है वो वहां भी डटे रहें, ठीक है, वो एक प्रेशर टैक्टिक्स होती है जब नेगोशिएशंस होती हैं। लेकिन अभी देखिए, अभी क्या है कि जो हॉट वॉर थी, जो चल रही थी, एक तरफ इसराइल और अमेरिका थे, दूसरी तरफ ईरान, ये हॉट वॉर अब कन्वर्ट हो गई है कोल्ड वॉर में। और ये कोल्ड वॉर इस किस्म की होगी कि ये सब चलता रहेगा। आप लेबनान पे मत करिए, आप यमन पे नहीं करिए, आप ये नहीं, ये सब चलेगा। क्योंकि ईरान को अच्छी तरीके से अंदर पता है कि अब अमेरिका लड़ नहीं, इससे आगे जा नहीं सकता। ईरान को ये भी समझ में आ गया है कि उसका जो रणनीति थी कि उसके ऊपर हमले को जब वो रिटेलिएट करेंगे तो वो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को उथल पुथल कर दो। उनको समझ में आ गया उनकी कितनी ताकत है। और उनको ये भी समझ में आ गया स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो एक इंटरनेशनल वाटर चैनल है, और वो उसको अमेरिका कहीं ना कहीं कह रहा है कि वो भी राजी हो रहे हैं, और माहौल बन रहा है कि भाई उसको जो है टोल लगा दिया जाए, मतलब ये मान लिया जाए कि उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो ईरान की मैरीटाइम टेरिटरी है। बहुत बड़ी जीत है। उनको तो बैठे बैठे बिलियंस ऑफ डॉलर मिलेंगे, आप कल्पना कर लीजिए। तो इसलिए ये जो आपका प्रश्न है कि जो वर्ल्ड पूरा जो ग्लोबल सीन है, वो बिल्कुल उसमें भारी परिवर्तन हो ही रहा था। जब से जो हमने देखा है कि जब से अमेरिका कमजोर होने लगा है और अमेरिका ने ऐसी बातें करी हैं, ग्रीनलैंड ले लेंगे, पैनामा कैनाल ले लेंगे वगैरह वगैरह, और वेनेजुएला में जो उन्होंने किया, तो अमेरिका कमजोर हो रहा है। और दूसरी तरफ यह है कि अभी जो है, अगर आप ध्यान से देखते हैं, तो अभी जो बाकी ताकतें हैं, जिसमें चाइना है, भारत है, रशिया है, यूरोपियन यूनियन है, ये इनमें से कोई भी देश अभी इतनी उस स्थिति में नहीं पहुंचा है कि अमेरिका को जाकर के उसकी जगह ले पाए। लेकिन इतना ये जो भी हो रहा है, चाहे जो यूक्रेन में हुआ, रशिया कमजोर हुआ, उसका फायदा किसको हुआ? चीन को हुआ। जो ईरान को लेकर के हो रहा है, अगर आप बहुत ध्यान से देखते हैं, उसका फायदा सबसे ज्यादा बैठे बिठाए, बिना हाथ हिलाए, हाथ तो छोड़िए, बिना उंगली उठाए, चीन को फायदा उसका हो रहा है। तो ये जो नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, ये अभी ऐसा नहीं है कि अमेरिका को आप खारिज कर दें कि अमेरिका जो है, अमेरिका अभी बड़ी ताकत रहने वाला है, क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था बड़ी है, उसकी फौजी ताकत बड़ी है। लेकिन दूसरी तरफ जो है, ये भी हकीकत है कि चाइना जो है, जिस गति से पहले राइज कर रहा था, उसको थोड़ा पुश मिल रहा है। उसको जो है काफी हद तक देखें तो पीछे से हवा जो उसके विपक्ष में चल रही है। लेकिन जो सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि ऐसी स्थिति के अंदर जो नई दुनिया बन के आएगी, मेरा मानना है, जो हमने ईरान को लेकर के देखा, हमने पहले यूक्रेन को लेकर के देखा है, हमने जो वेनेजुएला में देखा है, इस तरह के जो नजारे हैं, जो सीन है डिस्टर्बिंग, डिसरप्टिव, ये अब रहने वाले हैं 10-15 साल। तो ये दुनिया अब आपके सामने है। ये अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करेगा भारत जैसे देश के लिए, और मुश्किलें भी क्रिएट करेगा। जो मिडिल ईस्ट में हो रहा है, नया मिडिल ईस्ट जो बनेगा, वहां पे भारत के लिए अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होंगी। मेरा मानना है अगर हम जाकर के उनका फायदा उठा सकें, हम थोड़ा बड़प्पन दिखा सकें, हम अपनी डिप्लोमेटिक स्किल्स को नए लेवल पे ले जा सकें, और एक नया डिप्लोमेटिक माइंडसेट लेके आ सकें, तो हम उससे लाभ भी उठा सकते हैं। दूसरी तरफ यह है कि दुनिया जो है, जिस तरह की दुनिया की हमको आदत पड़ गई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर से, खास तौर से जब से सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ, वो दुनिया जिसमें बड़ा कंफर्ट था, यूरोप वाले वाइन एंड चीज में मस्त थे, बाकी देशों को जो इंटरनेशनल ऑर्डर की बात किया करते थे कि अमेरिका संभालता है, वो सब तो अब खत्म हो चुका है। ये नई दुनिया है जिसमें हिंसा है, जिसमें कोई कानून नहीं है, जिसकी लाठी उसकी भैंस है, और जिसमें ताकत है वो अपने लिए अपना स्पेस क्रिएट करे। तो मुझे लगता है ये दुनिया आने वाले समय में, इसमें बहुत तूफान रहेगा, बहुत हिंसा रहेगी, बहुत उथल पुथल रहेगी, और जो ताकतवर होगा और होशियार होगा, वो तो अपना फायदा निकल जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर के ये सोचो नहीं कि तो सबको न्याय हो, ही। सब नहीं होगा। हाँ, तो ये आपने बिल्कुल सही कहा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जिस तरीके का एक कंफर्ट जोन था सबके लिए, वो अब खत्म हो गया है, और जो ताकतवर रहेगा वही राज करेगा। तो हर कोई ताकतवर बनना चाहेगा, तो हर कोई अपनी रणनीति अब उसी हिसाब से बदलेगा। और जो अमेरिका जो सुपर पावर था, सबसे डेवलप कंट्रीज था, उसका एक गंदा चेहरा भी निकल के सामने आ गया है। तो लोग उस हिसाब से अपने आप को पोजिशनिंग भी करेंगे। अजय श्रीवास्तव सर। जी लक्ष्मण जी, आपको अपना क्वेश्चन रिपीट करना पड़ेगा। हाँ, मैंने कहा कि जो अभी जिस नए वर्ल्ड ऑर्डर की बात अभी नरेंद्र तनेजा साहब कर रहे थे, ऐसे में भारत जैसे देशों की रणनीति क्या रहनी चाहिए?
तो मुझे लगता है कि हमें बहुत लंबे समय की अस्थिरता के लिए रेडी रहना पड़ेगा। इसका दो रीजंस हैं। पहला, जिस तरह से बातें हो रही हैं आजकल, शांति वार्ता की बातें हो रही हैं, उसमें दो बातें हैं। गल्फ के कंट्री कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि ईरान जो है उसको ओमान के साथ मिलके, दो कंट्री मिलके सारा जो ऑयल सऊदी का है, ओमान का है, कतर का है, लेकिन सारे जो उसका सेस है वो कलेक्ट करेगा ईरान। ये लंबे समय तक नहीं चलेगा किसी हालत में, नंबर वन। नंबर टू, अगर जो करंट परिस्थितियां हैं उसमें अगर चलता है आगे, तो अमेरिका का काफ़ी हद तक दबदबा गल्फ कंट्रीज में ख़त्म हो जाएगा। वो अमेरिका नहीं चाहेगा। तो मुझे लगता है ये दो फैक्टर ऐसे हैं कि ना गल्फ कंट्रीज को एक्सेप्ट करेंगे, ना अमेरिका एक्सेप्ट करेगा। तो अभी भले टेम्परेरी पीस है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी हमें लंबे समय तक ये अस्थिरता का दौर चलेगा। और हमें क्या करना है, तो हमारे लिए दो चीज़ें हैं महत्वपूर्ण। पहले तो अगर हम ह्यूमैनिटेरियन एंगल छोड़ दें, अगर ये छोड़ दें कि करीब 50 बिलियन का फॉरेन रेमिटेंस इन कंट्रीज से आता है, तो सबसे बड़ी बात हमारे लिए ऑयल है। तो जो आज क्या है, हम जो ऑयल यूज़ करते हैं उसका 90% इम्पोर्ट करते हैं। जो भी इम्पोर्ट करते हैं उसका 80% दो जगह से आता है। उसमें से सबसे बड़ी जो शेयर है वो वेस्ट एशिया का है, गल्फ रीजन का है, और उसके बाद में रशिया का है। दोनों मिलाकर जो है 80% हमारा इंपोर्ट वहां से आता है। दोनों जगह जो है हमारे लिए अस्थिर हो गई हैं। तो सबसे पहले इंडिया को अपना जो ऑयल इंपोर्ट की जो बात है उसको स्थिर करना पड़ेगा। उसके लिए दो तीन काम करने पड़ेंगे। पहला तो ये, हमको यूएस का प्रेशर टोटली इग्नोर करना पड़ेगा। रशिया के साथ हमें हाथ बढ़ाकर 20 साल 50 साल के लिए ऑयल एक पर्टिकुलर प्राइस में लेने के लिए हमको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। एश्योर करना पड़ेगा कि हम लेते रहेंगे, और कोई भी किसी तरह की अगर थ्रेट आती है हमें, तो हम उसको इग्नोर करेंगे। पहला तो ये करना पड़ेगा। दूसरा, वेस्ट एशिया के ऊपर हमारा ज़्यादा कंट्रोल नहीं है। वो बड़ी पावर्स वहाँ गेम कर रही हैं। हम केवल अपने आप को ठीक कर सकते हैं, एक इंश्योरेंस प्रोवाइड कर सकते हैं रशिया से, और एक दो जगह से बात करके लॉन्ग टर्म ऑयल कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, बस। ये ऑयल कॉन्ट्रैक्ट और ऑयल सिक्योरिटी एक बड़ी चुनौती एक रहने वाली आने वाले दिनों में। इस पर मैं डिटेल में चर्चा करूंगा, लेकिन प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब, आपको मैं जोड़ूंगा कि ये ऑयल एक पहलू रहेगा, बाकी दूसरे मामलों में, चाहे इन्वेस्टमेंट का मामला हो, आपसे रिलेशन बनाने का मामला हो, या फिर खुद की सिक्योरिटी का मामला हो, उसमें ही बदलाव आएगा। बिल्कुल। मैं ये कहूंगा कि जो धीरे धीरे लगातार परिवर्तन हो रहे थे, लगभग 3 दशक से शीत युद्ध के समाप्त होने के बाद, अ, उन चीजों में परिवर्तन में और तेजी आने वाली। तो अंतर्राष्ट्रीय ढांचे में हमने हमेशा देखा कि शीत युद्ध के बाद अमेरिका को हम सुपर पावर मानते थे, और लगातार बहस चल रही थी कि ये धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है उसके अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्व का। उसमें भी जो विश्वसनीयता है, उसमें बड़ी चोट आई है इस युद्ध में, क्योंकि आपने देखा कि उनके दोस्त देशों की प्रतिक्रिया एक के बाद एक सामने आई, और खुलकर उन्होंने समर्थन नहीं किया राष्ट्रपति ट्रंप की युद्ध नीति का। और कुछ हद तक उसका प्रभाव नाटो, जो सैन्य संगठन सबसे बड़ा दुनिया में सबसे ताकतवर सैन्य संगठन है, उसमें भी आप देखेंगे कि सदस्यता बढ़ी थी एक समय में 12 से 32 तक। वहां भी अंदरूनी थोड़ा सा बिखराव आता हुआ नजर आ रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय ढांचे में मुझे लगता है कि जो मध्यम वर्गीय ताकतें हैं, जिनमें भारत शामिल है, उनसे ज्यादा अपेक्षा होगी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यदि स्थिरता बनानी है, शांति बनानी है, चाहे वो बाजार की हो या राजनीति की हो, उसमें ये मध्यम वर्गीय ताकतें क्या कर सकती हैं। खासकर आपका सवाल जो ऊर्जा को लेकर है, उसको लेकर भी, खासकर जिस तरह से चीन और भारत हैं, जो बहुत बड़ा निर्यात, बहुत बड़ा आयात करते हैं ऊर्जा के स्रोतों का, वहां एक और तेजी से कोशिश होगी कि किस तरह से अपनी आत्मनिर्भरता को बढ़ाया जाए। हाल ही में आपने देखा होगा कि भारत में, जिसे हम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहते हैं, थोरियम का वो यूज करता है। उसके इस्तेमाल से हमारा यूरेनियम की जो निर्भरता हमारी है, उसमें थोड़ी कमी आ सकती है। तो आने वाले समय में आप देखेंगे भारत रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को और न्यूक्लियर पावर जनरेशन को और ध्यान देगा कि किस तरह से उसको बढ़ाया जाए, ताकि हमारी जो आयात पर निर्भरता है उसको कम किया जाए,
और ये भी कोशिश करेगा कि एक तरह से अपनी स्वायत्तता को दिखाते हुए बार बार दबाव में ना आए, जिस तरह से भारत ने किया भी अभी हाल ही में कि रूस से लगातार तेल का आयात जारी रखा। हालांकि अमेरिका बहुत नाराज भी था इस बात को लेकर, फिर बाद में अमेरिका से भी आयात करना शुरू किया। तो डाइवर्सिफिकेशन जिसको हम कहते हैं वो, और इंडिजनाइजेशन, ये मुझे लगता है कि अब भारत बहुत कोशिश करेगा इसकी ओर ध्यान बढ़ाए। हाँ, पूरी तरह से कोई भी देश ऐसा नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार या राजनीति से प्रभावित ना हो। केवल कोशिश ये करनी होती है कि आपका बड़ी शक्तियों के साथ, दूसरे देशों के साथ, पड़ोसी देशों के साथ तालमेल ऐसा बना रहे कि वो आपस में इंटरडिपेंडेंस का एक माहौल बना रहे। वो चाहे व्यापार को लेकर हो, तकनीक के हस्तांतरण को लेकर हो, निवेश को लेकर हो, लोगों के आने जाने को लेकर हो। सभी तरह से भारत को ये कोशिश करनी होगी कि ऊर्जा पर जो बहुत ज्यादा निर्भरता हो चुकी है, वहां आप एनर्जी ट्रांजिशन की बात हाँ, सुनते हैं लगातार 2 या 3 दशकों से। दरअसल ये पर्यावरण को लेकर जब दरअसल इस पे प्रोफेसर साहब मुझे एनर्जी सिक्योरिटी को लेके कई सारे मन में सवाल भी हैं और शंकाएं भी है। उस पर मैं आपके पास भी आऊंगा और नरेंद्र तनेजा साहब तो खैर इसके एक्सपर्ट ही हैं, उनके पास भी जाऊंगा। लेकिन थोड़ा सा अपने चर्चा में शामिल कर लेते हैं नरेश कौशिक साहब को, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है, लंदन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नरेश कौशिक साहब, इस पूरे डेवलपमेंट को, सीज फायर के बाद के डेवलपमेंट को आप कैसे आकलन कर रहे हैं? अब क्या होगा, यहाँ से चीजें किस तरह से बदलेंगी? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका ने पाकिस्तान का इस्तेमाल किया इस सीज फायर को कराने के लिए, और उनको ड्राफ्ट भी करके दे दिया कि या आप ये ट्वीट करेंगे, वो उन्होंने ट्वीट की। और उसके बाद वो ट्रंप इतने ज्यादा डेस्परेट थे इस लड़ाई को रुकवाने के लिए, क्योंकि उन्होंने इस तरह की बातें कर दी थी कि हम तो इनका बिल्कुल पूरी तरह से सभ्यता का ही विनाश कर देंगे। और उसके बाद उन्हें लगा कि नहीं, बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा उनकी भर्त्सना हो रही है, तो किसी तरह इसको रुकवाना चाहिए, युद्ध विराम होना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने पाकिस्तान से कहकर ईरान को मनवाया, और ईरान ने जो 10 सूत्री कार्यक्रम दिया था वो उन्होंने उनके सामने रख दिया, और वो मान के उसको बेस बनाकर वो उन्होंने घोषणा भी कर दी, अपना ट्वीट भी कर दिया। उसके बाद जो ट्रंप के जो साथी हैं, वो, क्योंकि ट्रंप तो आप जानते हैं बिना किसी से पूछे ट्वीट करते हैं, सब फैसले अपने मन से लेते हैं। तो उनके जब साथियों ने ये देखा कि भाई ये तो इन्होंने क्या कर दिया, तो उनको समझाया कि भाई ये ईरान की ये शर्तें हम कैसे मान लें। तब फिर कल से फिर बौखलाहट शुरू हुई, तो उन्होंने फिर बातें बदलनी शुरू की। उन्होंने कहा कि नहीं, ये 10 सूत्री कार्यक्रम ठीक नहीं था। और फिर जो इजराइल ने उसमें जो सैबोटाज किया, क्योंकि इजराइल इस लड़ाई को रोकना नहीं चाहता, इजराइल के अभी मकसद पूरे नहीं हुए हैं, सिर्फ अमेरिका इससे निकलना चाहता है। तो उसके बाद ये हुआ कि इजराइल ने इतना बड़ा हमला कल किया कि 200 से 250 के करीब लोग मारे गए, और आज भी उसने दक्षिणी लेबनान के एक बड़े हिस्से को खाली कराने की चेतावनी अभी दी है कुछ देर पहले। और इजराइल के एक मंत्री ने आज ये पहली बार ये कहा है कि ये जो युद्ध विराम का जो फैसला है, ये गलती है, ये भूल है ट्रंप की। तो ये इजराइल की तरफ से सुनना, इससे ये मुझे ये संकेत मिलता है कि ये लड़ाई अभी खत्म होने नहीं जा रही। हो सकता है कि अमेरिका अलग हो जा जाए, रही है, और लेकिन जो इजराइल अपने दम हाँ, पर इस लड़ाई को हो सकता है जारी रखे। हाँ बिल्कुल, लड़ाई अभी और खत्म नहीं इसके होने जा अलावा रही है। मुझे खत्म ऐसा हो भी लगता जाए है, तो जैसा कि नरेंद्र तनेजा साहब ने कहा था कि ये कोल्ड वॉर जैसे हालात बने रह सकते हैं, और इजराइल ने कहा कि सीज फायर करना भूल थी ट्रंप की। और उससे एक दिन पहले आपने सुना होगा पाकिस्तान के विदेश मंत्री का कि इजराइल नहीं चाहता था कि सीज फायर हो, इजराइल इसमें इसमें सहमत नहीं था। तो एक कहीं ना कहीं इजराइल की भूमिका को लेकर हमेशा एक शक बना हुआ। लेकिन हम लोग जो बार बार आप सभी लोग एक मुद्दा जो उठा रहे हैं वो है एनर्जी सिक्योरिटी का लेकर के। शशांक सर, एनर्जी सिक्योरिटी के मामले में क्या ये संभव है क्या कि हम उस पूरे क्षेत्र से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अपने आप को दूरी बनाते रहें और हम कोई दूसरा विकल्प तलाशें? ऐसा संभव है क्या? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो हम अरब देशों से ले रहे थे तेल और गैस, वो निर्भर करता है कि उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कितना सही रहा है और कितना समय लगेगा उसको बनने में। ईरान की तरफ से भी यही बात है
तो मेरे ख्याल से वो निर्भरता उस पर है कि वो लोग कितना बेचने को तैयार हैं। ईरान ने कह रखा है कि ये जो 2 मिलियन का जो भी प्रपोजल उनका है उस पे फीस चार्ज करने का, वो यूएसए के फ्रेंड्स के लिए, इज़राइल के फ्रेंड्स के लिए है, बाकी लोगों के लिए नहीं है। तो मुझे लगता नहीं है कि हमें अभी उसके लिए इतने शॉर्ट टर्म में चिंता करने की ज़रूरत है। जो हमारे जहाज़ अगर आ रहे हैं तो हम उनसे बात करके ले सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है, हमको करना चाहिए कि हमें चाबहार पोर्ट के साथ में लिंकेज जो हमने नॉर्थ साउथ कॉरिडोर वगैरह बनाने की बात करी थी, ईस्ट यूरोप में, सेंट्रल एशिया में और रशिया तक, वो उसको हमें जो है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाना होगा। ओमान का जो पोर्ट है डुकम, उसके पर भी हमको ध्यान देना होगा कि किस तरीके से वहाँ से भी जो है हमको अपने तेल का आयात करने का हमें अवसर मिल सकता है। ये बात कही जो है तनेजा साहब ने और बाकी साथियों ने भी, कि रूस के साथ में हमको लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट कर लेना चाहिए और उसकी वजह से जो है हमारे को आगे ये फ़ायदा रहेगा कि रूस बहुत बड़ा निर्यात करने वाला देश है, सब चीज़ों के लिए एलपीजी, एलएनजी, तेल, फर्टिलाइज़र्स और इन सब में जो है हमको जो है उनके साथ में, अब क्योंकि अमेरिका ने खुद कहा है कि हम ईरान और बाकी लोगों को हमने दे रखा है परमिशन, तो मुझे लगता है कि परमिशन बढ़ता जाएगा और उन्होंने ये भी कहा है कि ईरान भी पैसे बनाएगा, हम भी पैसे बनाएँगे। तो इसलिए मुझे लगता ये है कि अब वो पैसे की तरफ उनका ध्यान चला गया है। जो हमला करने की बात थी, जो सब लोगों ने कहा कि वो थोड़ा कम हो जाएगा। फिर हमको अपना आत्मनिर्भरता तो बढ़ानी ही है, प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब ने कहा है, और आत्मनिर्भरता के लिए जो है, जो हमारी पुरानी टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनके ऊपर भी हमें करना होगा। जो कोल वगैरह का है, तो हमें उसमें जो है कोल वॉशरीज़ लगा के उसको हमें इस्तेमाल करना चाहिए। अगर वहाँ अमेरिका में कहते हैं ड्रिल बेबी ड्रिल, और हम कहें कि नहीं हम तो जो है क्लाइमेट चेंज के लिए सब कुछ करेंगे, तो उसमें ये है कि वो आगे देख सकते हैं उसके लिए। लेकिन फिलहाल हमको ध्यान ये रखना है कि किस तरीके से हम अपने कोल रिसोर्सेज़ को यूज़ कर सकते हैं, एटॉमिक रिसोर्सेज़ को यूज़ कर सकते हैं, और जो थोरियम का ये अभी बात चली है, तो उसको किस प्रकार से हम आगे बढ़ा सकते हैं, ब्रीडर रिएक्टर के जो प्रोटोटाइप बना है, उसको आगे ले जाने में। तो ये सब चीज़ें हमें आगे करनी है, और मेरा जो अपने मेरा एक्सपीरियंस है विदेशी लोगों से बात करने का, तो वो दोनों ही बातें हैं। कइयों ने कहा है कि हमारे यहाँ चाहे तेल के भंडार कुछ कम हो, हालाँकि अंडमान में डीप सी में हैं, लेकिन गैस के मसले पर वो कहते हैं कि आपको करीब-करीब 80-90% आपको मिल सकता है सेल्फ रिलायंस। हम लोग अभी तक नहीं करते थे क्योंकि सब वो खाड़ी के देशों से आसानी से मिल जाता था, और हम सोचते थे क्यों इतना पैसा लगाया जाए, क्यों इतनी मेहनत की जाए। और एक जो दूसरे लोग हैं जो अफ्रीका में है, लैटिन अमेरिका में है, वो कहते हैं कि देखिए आप सब चीज़ें जो हैं सुएज़ कैनाल के थ्रू ले जाते हैं, लेकिन अगर आप जो है दक्षिण सागर से निकालें, अर्जेंटीना से, दक्षिण अफ्रीका से और इंडिया से, तो वो आपको बहुत आसानी से सारे रिसोर्सेज़ वहाँ से एक्सचेंज हो सकते हैं। तो मेरे ख़्याल से वो बात देखने की हमको आवश्यक है। और फिर तीसरी बात उठती है कि हमारे पड़ोसी देश शायद इतने शक्तिशाली नहीं हो सकते हैं, चाहे बांग्लादेश हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो और मालदीव्स हो, तो अंत में वो हमको कहेंगे कि आप हमारी मदद कीजिए किसी भी तरीके से। तो हमको ध्यान रखना है कि हम क्या उनसे कह सकते हैं, कि मदद करने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ आतंकवाद पाकिस्तान ना बढ़ा पाए, उसमें उनको हमारा साथ देना होगा। बाकी हम आगे बढ़ सकते हैं, उनको भी मदद कर सकते हैं। कुछ पाइपलाइन्स वगैरह बनी थी बांग्लादेश के थ्रू, कुछ एग्रीमेंट्स हुए थे एनर्जी ट्रेडिंग के लिए, तो उसको हम आगे अपने साथियों के साथ में बढ़ सकते हैं उन चीज़ों पे भी। फिलहाल एनर्जी सिक्योरिटी के लिए मेरा यही विचार है। बिल्कुल, एनर्जी सिक्योरिटी के दो बातें आपने रखी कि हमारे पास क्या क्या अलग अलग ऑप्शन है। नरेंद्र तनेजा साहब ने इस ऑप्शन को सुना, ये ऑप्शन कितना फिजिबल है, लेकिन उससे पहले एक सवाल जो काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ वो है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर आप टोल टैक्स लगा दीजिए, इससे आपका कंस्ट्रक्शन का काम भी जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई भी आपकी होती रह जाएगी। तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे टोल टैक्स, जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में कह सकते हैं, लगाना कितना सही होगा? क्योंकि आमतौर पर जो इंटरनेशनल लॉ ये कहता है कि जो भी नेचुरल इस तरह के ये है स्टेट हैं, वहाँ पे आप कोई अपना टैक्स नहीं लगा सकते हैं, कोई स्टेट अपना आधिपत्य वहाँ पे नहीं लगा सकता है। अगर ईरान कहे कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे लगाएंगे, तो कल हमको सिंगापुर कहे कि स्टेट ऑफ मलक्का पे लगाएंगे। इसी तरीके से दूसरी कंट्री के भी स्टेट होते हैं, और हमारे पास भी अंडमान है, वहाँ भी कहेंगे हम भी वहाँ लगाएंगे। तब तो ये बहुत ही गलत परंपरा की शुरुआत हो जाएगी। तनेजा साहब।
देखिए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे किसी भी तरीके का टैक्स, टोल, जिस नाम से भी आप उसको बुलाएं, वो बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय मैरीटाइम कानून के हिसाब से गलत होगा और भारत को, किसी भी देश को इसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। और जो वहां से निर्यात करते हैं भारी मात्रा में तेल, जिसमें सऊदी अरब प्रमुख है, बाकी अन्य देश भी हैं, वो भी मुझे लगता नहीं इसको किसी तरह स्वीकार करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर तो आपने एक नई जो है वो विधा शुरू कर दी, फिर तो स्टेट ऑफ मलक्का क्या, कई जगह परेशानी आएगी। तो इसका बिल्कुल हर आयातक को, तेल आयातक जो 80% देश हैं वो तेल आयात करते हैं, एनर्जी डेफिसिट है, तो उन सबको इसका विरोध करना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि ईरान की ये कोशिश हो सकती है, और अगर ट्रम्प साहब कहते हैं हम भी उसमें शामिल हो जाएंगे, हम भी उसमें से पैसा शेयर करेंगे, वो बिल्कुल गलत है, ये सस्टेनेबल है ही नहीं। जहां तक एनर्जी सिक्योरिटी की बात है, आपको देखिए शेयर हमको करेगा, कुछ ट्रम्प बातें साहब ध्यान तो में मुश्किल रखनी से 1-2% निकालते हैं वहां से। नहीं, वो प्रश्न इस बात का है कि बात सिद्धांत की है, बात एक कानून की है। सिद्धांत की और बात। मुझे लगता है कि सिद्धांत की बात है, उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। पैसे की गिनती कितना कौन लेगा वो तो फिर अलग बहस हो जाती है, उस पर बात ही नहीं की जा सकती है ना। वो इंटरनेशनल वाटरवे है जो कुदरत ने बना के दिया है, आप कौन होते हैं उसमें लेने वाले। तो इसलिए फिर तो पूरा इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ सब चेंज होंगे फिर तो, है ना। तो वो तो एक लंबी बहस हो जाएगी, और मुझे लगता नहीं कि विश्व उसके लिए तैयार है, और होना भी नहीं चाहिए। दूसरी बात, आपने एनर्जी सिक्योरिटी करी, देखिए इस कुछ तथ्य हैं। अब जो पूरी दुनिया की जो ऊर्जा है, 80% से ज्यादा, टू बी प्रिसाइज 81% ऊर्जा जो है आज भी फॉसिल फ्यूल से आती है पूरे विश्व की। वो तेल, गैस और कोयला, इसी से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चलती है। और दूसरी तरफ जहां तक भारत की बात है, भारत के अंदर तो हमारी इकोनॉमी तो पूरी तरीके से फॉसिल फ्यूल इकोनॉमी है। हमारी भारी मात्रा में बिजली हम कोयले से बनाते हैं। आप पूरी चारों तरफ नजर उठा करके देख लीजिए, कौन सी ऐसी चीज है जो तेल से नहीं आ रही। आपकी स्टूडियो में नजर घुराइए, आपका कैमरा हो गया, आपके सामने जो शीशा दिख रहा है, या ये सब कहां से आ रहा है? इसकी बुनियाद तो तेल है। दीवारों पे जो रंग लगा हुआ है, पंखे पे जो कलर लगा हुआ है, और जो गाड़ी में पेट्रोल में डालते हैं, वो तो सबको दिखता है। लेकिन जो, और हमारी जो इकोनॉमी है, अगर जितनी बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं 10 हैं, उसमें अगर कोई अर्थव्यवस्था ऐसी है जो तेल के आयात पर इतना ज्यादा निर्भर है, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं वनरेबल, वो भारत है। हम 89% तेल आयात करते हैं, 56% गैस आयात करते हैं, हम कुछ थोड़ा बहुत कोयला भी आयात करते हैं, हम यूरेनियम भी आयात करते हैं, सोलर पावर के जो इक्विपमेंट और सेल्स होते हैं, पैनल्स होते हैं, भारी मात्रा में वो भी आयात करते हैं, चीज जैसे देश से करते हैं। तो हमको थोड़ा जो है रियलिस्ट बनना पड़ेगा। और दूसरा ये मत भूलिए, जब भी हम ये कहते हैं भाई यहां से मंगा लो, वहां से तेल एट द एंड ऑफ द डे वो एक बिजनेस है, व्यापार है, वो अर्थशास्त्र है। कॉस्ट बड़ा मायने रखता है, किस किस दाम पे आप तेल खरीद रहे हैं, और उसको कैसे लेके आ रहे हैं, समुद्री भाड़ा कितना लगेगा, उसका इंश्योरेंस कॉस्ट कितनी होगी। जितना ज्यादा लंबा समय लगेगा उतना भाड़ा ज्यादा होगा। अमेरिका से आप तेल लाते हैं तो लाते, वो भारत पहुंचते पहुंचते अगर आप वो साउथ अफ्रीका के नीचे लेके आते हैं तो 2 महीने लग जाते हैं। वो शिप अगर आप ईरान से लाते हैं जो 4 दिन में आता है, 4 दिन का भाड़ा देना है, 4 दिन का इंश्योरेंस कॉस्ट देनी है। आप वही तेल अमेरिका से लेते हैं, तेल की कीमत के अलावा 60 दिन का समुद्री जहाज का भाड़ा देना है आपने, और 60 दिन का आपने इंश्योरेंस कॉस्ट भी देनी है। तो ये देखिए सारा। और दूसरी बात, हम ये अगर सोच के चलें कि रूस हमारा मित्र देश है, वो हमेशा हमसे लंबे कीमत पे हमसे कोई अनुबंध कर लेगा, और वो हमको लगातार 30-40 साल तेल देता रहेगा। भैया आपका बेटा नहीं है वो, या भाई नहीं है, या पिता नहीं है, क्यों देगा, है ना। चाइना ने वहां से पाइपलाइन बनाई है, चाइना और रशिया के बीच में तेल की पाइपलाइन बनी हुई है। वो पाइपलाइन का पूरा इकोनॉमिक्स है, वो समय के साथ उसकी कीमतें बढ़ती हैं। अच्छा, और भारत तो इतनी लंबी पाइपलाइन बन नहीं सकती और सुरक्षित नहीं होगी अगर हम बना भी लें। हमारे देश के पास में आने वाले समय में, आज की तारीख में लक्ष्मण, हम रोजाना 57 लाख बैरल तेल पीते हैं। हमारी अर्थव्यवस्था जो खर्च करती है वो 57 लाख बैरल प्रतिदिन, दुनिया तो का तीसरा हाँ, तो एनर्जी सिक्योरिटी तो में ये कुल बात मिला है के ना। तनेजा साहब ये कहा जाए, हाँ, कुल मिला के ये कहा जाए, जो आप जो आंकड़े रख रहे हैं, जो तस्वीर पेश कर रहे हैं, कि हमारे पास इस स्टेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास के इलाकों से तेल लेने के अलावा कोई चारा है ही नहीं। नहीं, सुनिए, मैं वही उसी पे आ रहा हूं, मैं जल्दी इसको आपको, इसलिए कि दर्शकों को, क्योंकि एनर्जी सिक्योरिटी पे कुछ भी बोल देना ठीक नहीं है। ये बहुत ही अहम मुद्दा है, इस पे हमने एज रिपब्लिक ऑफ इंडिया पूरा ध्यान नहीं दिया है।
ये इसलिए ये बहस देश में आवश्यक है। हमने जितना ध्यान देना था, हमने पूरे देश में 34 करोड़ कनेक्शन एलपीजी के दे दिए, बहुत अच्छा किया, बहुत करना चाहिए था। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए एलपीजी पे जितने कनेक्शन दिए गए, उसका जो पीछे से तो आयात पर निर्भरता कितनी ज्यादा हो गई है ना। तो ये थोड़ा हमको ध्यान, तो इसलिए हमको ये देखना है कि जो मिडिल ईस्ट है, हमारे नजदीक में सबसे ज्यादा गैस और तेल के भंडार हैं। हमको हमारी निर्भरता आने वाले समय में आयात तेल पर बढ़ेगी। आज 52 लाख बैरल तेल आयात करते हैं, आने वाले समय में ये 90 लाख बैरल होने वाला है। समझिए इस बात को। अगर अर्थव्यवस्था हमारी बढ़ती है 8%, 10% बढ़ती है तो ये बढ़ेगा। और इसका वैकल्पिक ऊर्जा के बाद जो रिन्यूएबल एनर्जी अगर तेजी से बढ़ती है, उसके बाद भी ये जरूरत बनी रहेगी। और ये पड़ोस के हमारे देश है, हमने देखना है कैसे अनुबंध हम इन देशों से कर सकते हैं। क्या हम इनको कुछ सुरक्षा दे सकते हैं, उसके एवज में उनसे के सिक्योरिटी अरेंजमेंट कर सकते हैं? क्या हम एक तरह का नेटो किस्म का एनर्जी अलायंस इन देशों से बना सकते हैं? क्या कोई ये चीजें जिन पे हमको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, इसकी खोज करनी पड़ेगी। और यही रास्ते हमको ये मुंगेरी लाल के सपने नहीं बनाने। एनर्जी सिक्योरिटी जो है बहुत गंभीर विषय है, इस पर गंभीर चिंतन की आवश्यकता है। अजय श्रीवास्तव सर, एनर्जी सिक्योरिटी बहुत ही गंभीर विषय है और इसके लिए हमें पूरे नए सिरे से सारे अपनी व्यवस्था को देखना होगा कि कैसे हम क्या कोई एलाई बना सकते हैं। क्या एनर्जी सिक्योरिटी पे जो हमारी निर्भरता है, जैसा कह रहे थे अभी तनया साहब, 91% हम लोग वहाँ से बाहर से लाते हैं, बाहर से निर्भर हैं। तो इस निर्भरता पे कोई आँच ना आए, कोई इस तरह के जोखिम ना आए, ईरान वॉर जैसे, इसको कैसे हम लोग मैनेज कर सकते हैं? पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ बहुत सारे सेडिमेंट्री बेसिन्स हैं। सेडिमेंट्री बेसिन्स वो बेसिन्स होते हैं जहाँ पर ऑयल मिलने की संभावना होती है, इसको एक्सप्लोर करना पड़ता है। तो हम 1980 तक काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोरेशन कर रहे थे, ओएनजीसी बिल्कुल पीक पर था अपने, और नई नई ऑयल फील्ड जैसे बॉम्बे हाई हम एक्सप्लोर कर रहे थे। उसकी वजह से हम हमारी जो अपनी जो ज़रूरतें थी डोमेस्टिक, हम काफ़ी हद तक डोमेस्टिक ऑयल से पूरी कर रहे थे। बट सडनली हमने कुछ सोचा, कुछ समस्याएं आई और 90s के बाद से हमने सेडिमेंट्री बेसिन्स में एक्सप्लोर करना कम कर दिया। मतलब हमने एक्सप्लोरेशन में पैसे लगाने बहुत कम कर दिए और 2000 के बाद तो ऑलमोस्ट बंद ही हो गया उसमें। तो हमारे यहाँ सेडिमेंट्री बेसिन्स हैं। ज़रूरत है ये सब दिक्कतें देखते हुए कि हम फिर से एक्सप्लोरेशन पॉलिसी के बारे में बात करें और देखें, सारे सेडिमेंट्री बेसिन को हम एक्सप्लोर करें और जहाँ ऑयल मिलेगा मिलेगा, जहाँ नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। बट हमको ये रूल आउट करना है कि हमारे यहाँ ऑयल नहीं है। आज की डेट में हमारे यहाँ अनएक्सप्लोर्ड सेडिमेंट्री बेसिन्स मोर देन 60% ऑफ इंडिया सेडिमेंट्री बेसिन्स हैं। तो पहली बात तो ये है कि हमको वो एक्सप्लोर करना है, सबसे टॉप ऑप्शन ये होना चाहिए हमारा। नंबर 2, रशिया जो है, देखिए रशिया के ऊपर अमेरिका ने सैंक्शन लगा रखा है यूक्रेन वॉर के बाद से, और कोई देश उनसे ऑयल नहीं ले रहा था, केवल 2 देश ले रहे थे, चाइना नंबर 1, इंडिया नंबर 2, और कोई किसी की हिम्मत नहीं थी। मैं कह रहा हूँ इंडिया का रशिया से बहुत पुराना संबंध है। मार्केट प्राइस में भी अगर मिलता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ, शायद रशिया को उससे प्रॉब्लम कम हो। हमें अपना दिमाग स्थिर रखना है कि हम जो है छोटे मोटे जो वार्निंग्स आएंगे, हमें इंटिमिडेशंस आएंगे सपोज अमेरिका से, हमको वो सब इग्नोर करके लॉन्ग टर्म अपना सप्लाई रशिया से सुनिश्चित करना पड़ेगा। और जो देश हैं, देखिए वेस्ट एशिया हमें 50% सप्लाई करता था लास्ट ईयर तक, 30% रशिया से हम लेते थे सब सैंक्शंस के बाद भी। बाकी जो देश है ना, अमेरिका से हमने दोगुना कर दिया 1 साल में ही, लेकिन अभी भी 10 बिलियन नहीं पहुंचा है। उन्होंने इतना ज़्यादा कमिट किया है, उनके पास अधिक ऑयल है नहीं देने के लिए। साउथ अमेरिका में जो कंट्रीज़ हैं, वेनेजुएला, वहाँ की हालत हमने देखी है, ऑयल फील्ड इतने उनके डेवलप नहीं को सप्लाई कर पाए। अफ्रीका में नाइजीरिया थोड़ा बहुत हमको देता है, जो उनके बल्क जो सप्लायर्स हैं केवल वेस्ट एशिया है और रशिया है हमारे हिसाब से। तो ये 2 जगह हमको देखनी पड़ेगी, और टॉप पर इसके ऊपर हमको अपना लोकल जो एक्सप्लोरेशन इकोसिस्टम है वो ठीक से रखना पड़ेगा। हमको देखना पड़ेगा कि ओएनजीसी इतना सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन था, कैसे वो डूब गया, वो एक बहुत अच्छी केस स्टडी बनेगी। इससे हमें बहुत सारे सबक मिलेंगे कि हमने कुछ गलतियां की है क्या। जी अजय सर, आपने जो मुद्दा उठाया ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। मैं जरा आना चाहता हूं प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब आपके पास, लेकिन इससे पहले तनेजा साहब के पास जाऊं। तनेजा साहब, जो ये मुद्दा उठा रहे थे, मुझे याद है जब ओएनजीसी की बात कर रहे हैं, ये 2000 से पहले के जो एक्सप्लोरेशन की बात कर रहे हैं, उस समय तो आप काफ़ी एक्टिव रहा करते थे, फील्ड में भी चीज़ों को देख रहे थे। ये कितना फिजिबल ऑप्शन है ये? देखिए हमारे यहाँ जो डायरेक्टर जनरल हाइड्रोकार्बन्स हैं, उसने सब बेसिन्स को आइडेंटिफाई करा हुआ है, ब्लॉक्स कार्व हो चुके हैं।
है ना, और हमारे यहाँ खनन के यानी एक्सप्लोरेशन में काफी जो है काम होता रहा है। और अगर आप देखिए कि 2001 से हमने जो है सागर समृद्धि शुरू किया था। सागर समृद्धि जो था वो डीप वाटर एक्सप्लोरेशन था, उसमें हमने $3.5 बिलियन हमने खर्च करे, लेकिन हमें वहां कोई कुछ ज्यादा मिला नहीं। कृष्णा गोदावरी में थोड़ी सक्सेस मिली, इसके अलावा बहुत ज्यादा कोई सक्सेस मिल नहीं पाई। और अब लेकिन नई टेक्नोलॉजी साथ में डेवलप होती रहती हैं, और शायद नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें तो वो करना चाहिए। तो सरकार ने अब इसको खाली ओएनजीसी पे डिपेंडेंट नहीं है, इसको खोल दिया है। 100% इन्वेस्टमेंट अब इसमें अलाउ है, और तमाम कंपनियां बाहर की अभी जो है डेटा है उसको स्टडी कर रहे हैं। अंडमान निकोबार में कुछ संकेत हैं कि शायद गहरे पानी में वहां पे हमको गैस के अच्छे भंडार मिले, संकेत है, अभी कोई ऐसा नहीं है कि उसको लेकर के देखिए। और दूसरी बात ये होती है, जब हम जो ज्यादा जो प्रोस्पेक्ट्स हैं वो डीप वाटर में हैं, डीप वाटर में जो ऑन शोर जिसको बोलते हैं उसमें हमने काफी एक्सप्लोर किया है, उसमें थोड़ा एक्सपेंड हो सकता है, बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है। दूसरी बात, जो डीप वाटर के अंदर आप एक वेल एक्सप्लोर करते हैं, उसकी एक वेल की कॉस्ट जो है $80 मिलियन से लेकर के $100 मिलियन होती है, और हो सकता है आपको कुछ भी ना मिले। तो इसलिए वो सब बड़ा बहुत ही ज्यादा, इसलिए भारत सरकार चाहती है कि विदेशी कंपनियां भी उसमें आए और आकर के हम दोनों मिलकर ढूंढें, वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी लेकर के उसमें आए। द रीजन कि हम जो है, लेकिन अब उसमें हम कितने ब्लेस्ड हैं नहीं है वो तो कुदरत तय करेगी, और नई टेक्नोलॉजी कुदरत के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन एक आखिरी लाइन लक्ष्मण मैं इसमें बोल लूं कि हमारी जो कुल मिलाकर के एक्सप्लोरेशन प्रोडक्शन को जो है हमारा, इसको खोला गया है, और इसमें हम बहुत ज्यादा लकी नहीं रहे हैं। लेकिन इसलिए मेरा मानना है कि जियोलॉजिस्ट से मेरी तो रोज ही बात होती रहती है, जो खनन करते हैं, एक्सप्लोरेशन करते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि हम इस पर बहुत ज्यादा काउंट ना करें। हम तेल और गैस के भंडार विदेशों में जहां भी मिलते हैं, और खासतौर से प्रोड्यूसिंग फील्ड्स हैं, हमारी कंपनियों को जाकर के वहां हिस्सेदारी या इक्विटी वाले खरीदना चाहिए। जब तक कि हम भारत में कोई हमारी बहुत बड़ी लॉटरी ना निकल जाए, हमको खरीदना चाहिए, क्योंकि तेल पे निर्भरता हमारी अब जो 1980 या 1990 से पहले आयात पर निर्भरता इसलिए कम थी, कंजम्पशन कम था भारत के अंदर, हमारी अर्थव्यवस्था बड़ी नहीं थी। हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है और इसकी धुरी तेल है, कंजम्पशन बढ़ रहा है, इसलिए डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है उसकी धीरे धीरे वो श्रिंक, ऐसा परसेंटेज वाइज वो श्रिंक होता नजर आता है। बिल्कुल, दरअसल भारत में भी संभावना है, लेकिन काफ़ी सीमित संभावना है, और जो संभावना है वो काफ़ी महंगा है, क्योंकि ड्रिल करने के खर्च काफ़ी ज़्यादा होते हैं। एक मुद्दा जो आपने तनेजा साहब उठाया था, उस पर मैं स्वर्ण सिंह साहब आपकी राय चाहूँगा कि इन्होंने एक आइडिया दिया कि जो भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी है या फिर जिनसे हमारा ऑयल से कारोबार करना है, उनसे ऑयल खरीदना ही है, कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम लोग ऐसे देश मिल करके कोई ऐसा एलआई बना लें ताकि इस तरह के झटके आए तो हमें इसका असर ना पड़े। ये कितना फिजिबल ऑप्शन है प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब? नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत जिस तरह से तालमेल बनाने की कोशिश करता है, जब दूसरे देश भी जो बड़ी मात्रा में आयात करते हैं ऊर्जा का, वो भी लगातार तालमेल बनाने की कोशिश करते हैं। पर अभी तक की बातचीत हमारी शायद बहुत ज्यादा इसी पर केंद्रित है कि आयात पर निर्भर देश किस तरह से अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। मैं उसका दूसरा पहलू आपसे साझा करना चाहूंगा। जो देश ऊर्जा का निर्यात करते हैं वो भी उसके निर्यात पर उतने ही निर्भर हैं, शायद उससे भी ज्यादा निर्भर हैं, क्योंकि आप देखें जो देश आयात करते हैं वो यदि ईरान से नहीं मिल सकता तो रशिया कहीं और जा सकते हैं, यूएस पे जा सकते हैं, वेनेजुएला पे जा सकते हैं। पर जो तेल का निर्यात करते हैं वो तेल का निर्यात के अलावा कुछ दूसरा रास्ता नहीं है उनके पास, उनकी भी मजबूरी होती है। तनेजा साहब जानते हैं इस बात को अच्छे से कि तेल के कुओं को बंद करके खोलना ऑलमोस्ट असंभव होता है। तो मतलब ये कि जो निर्यात करते हैं उनकी भी मजबूरी होती है कि लगातार वो निर्यात करते रहें। कुछ साल पहले ब्रेंट क्रूड को ऑयल का कुछ घंटों के लिए माइनस में उनका प्राइस चला गया था, क्योंकि उनको वहां से वो धकेलना ही था वहां से अपना कच्चा तेल। तो ये उनकी जो निर्भरता निर्यात पर है वो भी समझनी होगी हमें। और ये भी सच है कि विश्व में फॉसिल फ्यूल्स पर बहुत ज्यादा निर्भरता है और वो जल्दी से खत्म होने वाली नहीं है। तो इसलिए निर्यात जो करते हैं उनमें और जो आयात करते हैं उनमें लगातार तालमेल बना रहना चाहिए। दूसरी बात, जहां भारत की बात है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर हम बहुत ज्यादा काबू नहीं कर सकते कि हमारे मर्जी से चलेगा, उसमें अस्थिरता आएगी, उथल पुथल आएगी, कई बार आई है इस तरह से
तो भारत को क्या करना होगा कि जो उसको आयात करने की जरूरत है वो आयात करने की क्षमता भारत में होनी चाहिए, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होना चाहिए, हमारी औद्योगिकी है, हमारी जो सेवाएं हम निर्यात करते हैं उनमें जो हमें मुनाफा होता है वो ऊर्जा के आयात के घाटे को पूरा कर पाए। मतलब आदान प्रदान लगातार होता रहे और उसके साथ साथ हमें इंडिजिनाइजेशन पर जोर देना होगा, दूसरे जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उन पर ध्यान देना होगा, ताकि धीरे धीरे पूरा विश्व कोशिश कर रहा है कि फॉसिल फ्यूल्स पर अपनी निर्भरता को कम करना चाहिए। उसमें भी कोल पर लिक्विफिकेशन टेक्नोलॉजी की सोच होनी चाहिए, गैस का ज्यादा इस्तेमाल होना चाहिए। तो ये लगातार जो जी पर्यावरण को लेकर भी कुछ कुछ हम बहुत जागरूक हुए हैं, उसकी वजह से भी फॉसिल फ्यूल पे हम अपना एक तरह से निर्भरता कम करनी चाहते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात हो या दूसरे कई तरीके हो कि किस तरह से ऊर्जा को बहुत ज्यादा एफिशिएंटली यूज किया जाए, उसको खराब बर्बाद न किया जी जाए इधर उधर। तो अलग अलग तरह से वो भी ये एक कोशिश विकल्प, करने हाँ वो भी एक विकल्प होगा कोशिश विकल्प होगा जिसपे सरकार ने काम करना शुरू भी कर दिया है पिछले, भले ही इस आपदा की वजह से भी, लेकिन काम इस पे काफ़ी शुरू हुआ, चूंकि ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद लौटते हैं तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है कि इस ऑयल के अलावा दूसरे कारोबार इस पूरे क्षेत्र में कैसे बदलेंगे, और ये जो क्षेत्र था एक तरीके से इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा अवसर माना जाता था। तो क्या ये माना जाए कि निवेशकों की पहली पसंद अभी पूरा क्षेत्र नहीं रहेगा, भारत के लिए उसमें एक मौका हो सकता है क्या? इस पर चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम चर्चा इस बात को लेकर कर रहे हैं कि अगर ईरान युद्ध रुक जाता हमेशा के लिए भी, तो क्या दुनिया पहले की तरह हो जाएगी या पूरी दुनिया में अब एक नए समीकरण निकलकर सामने आएंगे? चर्चा में काफ़ी ज़्यादा विश्लेषण किया गया है कि एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर भारत के पास क्या ऑप्शन है, क्या कुछ हम लोग कर सकते हैं। लेकिन एनर्जी सिक्योरिटी के अलावा, कच्चे तेल के अलावा दूसरे कारोबार के लिहाज से देखें और उस पूरे क्षेत्र में दुबई हो, यूएई जैसे जगह हो जो निवेशकों की पहली पसंद में से एक जगह है, तो क्या अब उसमें कोई परिवर्तन आता हुआ दिखेगा क्या? नरेश कौशिक साहब, पहले आप। देखिए, 1 साल पहले ट्रंप जब इस क्षेत्र में गए थे तो उन्होंने इन देशों से कोई $2 ट्रिलियन के आश्वासन लिए थे अमेरिका में निवेश के। अब जो है इस युद्ध के बाद ये देश वो निवेश वहां अमेरिका में करते हुए मुझे नहीं दिख रहे। उनके पास पहले तो उनकी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं इतनी ज्यादा कमजोर हुई हैं इससे कि वो उनके पास इतना पैसा ही नहीं है निवेश करने के लिए। दूसरी बात यह है कि अमेरिका को लेकर एक नाराजगी है कि अमेरिका के इन अड्डों की वजह से ईरान ने वहां हम पर हमला किया और हम इन जगह पर हम अमेरिका पर ही सारा कुछ क्यों दारोमदार लगाएं। तो मुझे इसमें भारत की भूमिका इसमें दिखती है, भारत के लिए अवसर दिखता है, क्योंकि इन देशों में जिस तरह का नुकसान हुआ है वहां पर अमेरिका या पश्चिमी जगत की और कंपनियां जाहिर है वो भी आएंगी, लेकिन भारत और चीन मुझे लगता है ये काफी बड़ी संख्या में यहां पर आएंगे। और खासकर ईरान में जब भी देखिए लड़ाई हमेशा तो चलेगी नहीं, कुछ समय के बाद तो रुकेगी ही, उसमें ईरान में जो रिकंस्ट्रक्शन का जो काम होगा वो बहुत बड़े पैमाने पर होगा और उसमें भारत के लिए बहुत बड़ा अवसर होगा, क्योंकि वो पश्चिमी देशों से तो किसी तरह का नजर कोई गड़ा ठेका हुआ है, देने का सवाल ही नहीं उठता। तो वो भारत और चीन उसमें 2 देश हैं जो ज्यादा इसमें फायदा उठाएंगे और उसमें मुझे लगता है कि भारत के रिश्ते, क्योंकि ईरान के साथ कोई खराब नहीं है, तो भारत के लिए वहां अवसर है। और यूएई जहां पर काफी नुकसान ईरान के इन मिसाइलों ने और ड्रोन्स ने किया है, वहां पर जो है भारत की मुझे लगता है संभावना भारत के लिए काफी है। अब ये अजय श्रीवास्तव सर, भारत के लिए संभावनाएं काफी हैं, हाँ बिल्कुल, आपको लगता है? मैं सहमत हूँ। तो 2 तरह की बातें हैं। एक तो उनके यहाँ जो रिकंस्ट्रक्शन वर्क होगा तो उसमें इंजीनियरिंग फर्म्स के लिए और कंस्ट्रक्शन फर्म्स के लिए, दोनों के लिए काफ़ी अधिक प्रोजेक्ट मिलने की संभावनाएं हैं। तो मेरे ख्याल से काफ़ी लेबर फोर्स लगेगी और काफ़ी टेक्निकल एक्सपर्टीज लगेगी और हमें काफ़ी बिजनेस मिलने की संभावना है। एक दूसरा एस्पेक्ट है जो आपने शुरू में सवाल उठाया था कि जो इन्वेस्टमेंट जा रहा था गल्फ रीजन में, स्पेशली यूएई में या कतर में, वो भारत में आने की कितनी संभावना है। वो मुझे लगता है जब तक तेल के प्राइसेस स्टेबल नहीं होंगे मुश्किल है हमारे यहाँ, क्योंकि
अगर तेल के दाम बढ़ते रहे तो पूरी इकोनॉमी हीटअप रहेगी, स्टॉक मार्केट इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, रुपये इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, जो रिटर्न्स हैं इन्वेस्टमेंट के वो अच्छे नहीं होंगे। मुझे लगता है हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए पहली शर्त ये होगी कि ऑयल स्टेबलाइज हो, इससे हमारा रुपये स्टेबलाइज हो, उसके बाद ही हम कुछ सोच सकते हैं। शशांक सर, ये भारत के लिए कैसे आप अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं? उस पूरे रीजन में कारोबार के लिहाज से क्या बदलाव आने की संभावना, अनुमान जताया जा सकता है? हम तो ये सोचते हैं कि जो भारत का जो मेन पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट, वो है स्किल डेवलपमेंट का और हमारे यंग स्किल्ड टेक्निकल मैन पावर, जिन्होंने जो है पहले भी, चाहे अमेरिका हो, इंग्लैंड हो और देश हो, काफी उन्होंने उनकी मदद की थी। अब मेरे ख्याल से जो है जहां जहां भी, जैसे इन्होंने बात करी है अभी कि कंस्ट्रक्शन के लिए अगर कहीं जरूरत पड़ती है तो वहां पर जरूरत जाएंगे। फिर बाकी कई और देशों में भी उन्होंने भारत से रिक्वेस्ट किया है कि उनको जो भारत के कारीगर, इसके वर्कर्स चाहिए। तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा भारत को उसमें हमें अलाउ कर देना चाहिए, अपने जो भी हमारे स्किल्ड यंग प्रोफेशनल्स हैं उनको बाहर काम करने के लिए। और ये मुझे मालूम नहीं है कि जो हमारे लेबर क्लास काम करती थी अभी तक वेस्ट एशिया में, कि उनके अंदर क्या फीलिंग होगी, वो वहाँ रुककर काम करना चाहेंगे? अगर वो डिपेंड करता है कि लोकल गवर्नमेंट्स उनको किस तरीके से उनकी तरफ ध्यान देती है, उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी और उनको अच्छे तरीके से रखने के लिए, तो उस पर निर्भर करता है। वरना ये है कि हमारे यहाँ फॉर्चुनेटली एग्रीकल्चर हमारे यहाँ काफी अच्छा काम करता रहता है, हम और देशों को भी देते ही हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को। तो वो हमको जो है ध्यान में रखना होगा कि किस तरीके से अगर हमारे वर्कर्स अपने देश में वापस आते हैं तो हमें उनकी तरफ किस तरीके से उनकी हम भी थोड़े ध्यान में रख के बात करें। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट का सवाल है, वो मैं अभी देख नहीं सकता हूँ कि क्या हालात बनेंगे इस युद्ध के खत्म होने के बाद में, और भारत के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट कितनी अच्छी रहेगी कंपेयर टू अदर कंट्रीज। लेकिन आपने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कहा कि हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट करते हैं, सर्विस एक्सपोर्ट, एक तरीके से जो लोग जाते हैं वहाँ पे वर्कर्स होते हैं जो वहाँ पे काम करने जाते हैं, तो ये भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, या फिर कह सकते हैं कि हमें हमारी ज़रूरत भी उन तक रहती है। तनेजा साहब, इसको हम लोग क्या ऑयल के बदले इनकैश कर सकते हैं क्या? नहीं, देखिए, अगर आप नक्शे को ध्यान से देखें, जो मिडिल ईस्ट जिसको हम पश्चिम एशिया बोलते हैं, उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसी है, वो एक तरफ यूरोप को कनेक्ट करता है, अफ्रीका को करता है और साउथ एशिया को करता है। हमारे लिए उसकी बड़ी अहमियत है, और वहां ज्यादातर सभी देश इस्लामिक हैं, वो भी हमारे लिए बहुत अहमियत रखते हैं, क्योंकि बहुत कम देश हैं जो इस्लाम को इतनी अच्छी तरह समझते हैं जितना हम समझते हैं, और जिनके पुराने हजारों साल पुराने वहां से हमारे मैरीटाइम और ट्रेड रिलेशनशिप है इन देशों से। हमको ये भूलना नहीं है, इसको और पुख्ता करना है। दूसरी बात, जो कुछ भी हुआ है उससे एक बात है कि उन देशों में असुरक्षा बहुत आ गई है, और ये आ गया है कि अमेरिका खाली अब उनकी सुरक्षा नहीं कर सकता। तो इसीलिए वहां पर एक विंडो खुल रही है, चाइना के लिए तो खुली रही है, जापान के लिए खुल रही है, भारत के लिए खुल रही है, और यूरोप से जर्मनी और फ्रांस के लिए खुल रही है। तो ये अपॉर्चुनिटी है, जब से जो लाइक माइंडेड कंट्री है, भारत हो गया, जापान हो गया, जर्मनी, फ्रांस, हम लोग को सोचना चाहिए कि ये अमेरिका की स्थिति वहां कमजोर होगी, पर इन देशों को नई तरीके का सिक्योरिटी आर्किटेक्चर अब बनाना है। हमारी वहां क्या भूमिका हो सकती है, और उसको हम कैसे ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं जिससे हमको उसमें ऊर्जा सुरक्षा भी मिले, ट्रेड सिक्योरिटी भी मिले और इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी मिले। तो नए तरीके की सोच हमको चाहिए होगी। तीसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि कुल मिलाकर के चाहे उथल पुथल हो रही है, उथल पुथल जब होती है तभी अवसर पैदा होते हैं, हमको ध्यान रखना चाहिए। और जो वहां उथल पुथल हो रही है, हमारे लिए तमाम नए अवसर पैदा हो रहे हैं, नई सोच के साथ नए सेतु हमको वहां बनाने। एक लास्ट लाइन में आपको बोल रहा हूं, युद्ध शुरू होने से पहले यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के प्रेसिडेंट, जो आबू धाबी के अमीर हैं, बहुत शॉर्ट नोटिस पे भारत के प्रधानमंत्री से मिलने के लिए आए थे, सिर्फ 3 घंटे के लिए डिनर किया था। मैं आपको यकीन बताता हूं, शशांक जी इस बात को समझेंगे, वो या मौसम या आम डिस्कस करने नहीं आए थे, सुरक्षा डिस्कस करने आए थे। बिल्कुल, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने कहा प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब। इस पूरी घटना ने उस रीजन में जो अब तक अमेरिका के भरोसे अपनी सिक्योरिटी को छोड़ रखा था, उस पर तो अब कह सकते हैं एक दाग लग गया है कि अब वो अमेरिका के भरोसे वो लोग रहेंगे नहीं, और ये इंडिया के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इंडिया इस अपॉर्चुनिटी को एनकैश कर पाएगा, इसकी गुंजाइश आपको कितनी दिख रही है? नहीं, जितनी क्षमता होगी भारत में, जितनी प्रतिस्पर्धा में आगे जा सकेगा, लगातार कोशिश करेगा। आप देखें कि एक जमाने में हम ब्रेन ड्रेन की बात करते थे, आज मुझको टैलेंट एक्सपोर्ट की बात करते हैं।
भारत जितनी भी व्यापार संधियां कर रहा है, जितना भी एफटीए के बारे में बातचीत करता है आज, उसमें लेबर मोबिलिटी की हमेशा एक इम्पोर्टेंट कोशिश रहती है। और उसमें यही है कि जैसे इस पूरे वेस्ट एशिया के क्षेत्र में शुरू में अनस्किल्ड लेबर यहाँ से बहुत जाती थी, पर अब पिछले कुछ दशकों में हाईली स्किल्ड डॉक्टर्स हों, इंजीनियर्स हों और अलग अलग तरह के प्रोफेशनल्स अब वहां पहुंच जाते हैं। तो जिस तरह से वित्त का निवेश करते हैं, उसी तरह से आप अपने टैलेंट का भी निवेश करते हैं, और टैलेंट के निवेश से आपकी गुडविल भी बनती है। तो यदि भारत की आप देखें तालमेल इन सभी देशों के साथ वेस्ट एशिया में अच्छी है, उसका कारण एक ये भी है कि वहां हमारा 1 करोड़ के आसपास भारतीय मूल के लोग हैं वहां, उससे आपस में समझ बेहतर होती है, तालमेल बेहतर होता है, और बहुत से अवसर मिलते हैं कि किस तरह से जब भी कोई ऐसा अवसर हो कि भारत आगे बढ़कर और अच्छे से साझेदारी हिस्सेदारी बना सकता है तो जरूर बनाएगा। पिछले 1 दशक से भारत के रक्षा के निर्यात में काफी बदलाव आया है, और हो सकता है कि जिस तरह से अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम करने की सोच इस पूरे क्षेत्र में बनेगी या दूसरे देशों में बनेगी, तो भारत के रक्षा तो सुरक्षा उपकरणों का भी निर्यात बढ़ सकता है। तो उस तरह से अलग अलग आयाम कारोबार के लिहाज से नहीं, को ये देखना होता है कि कौन सी चीज भारत प्रतिस्पर्धा में आगे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में फायदा उठा सकता है, निर्यात कर सकता है। वो हमेशा कुछ ना कुछ नई चीजें आती हैं, जैसे सेवाओं में अचानक। हालांकि एनर्जी सिक्योरिटी के अलावा भी एक चीज़ ये है कि भारत की जो छवि है वो छवि है कि आप की एक भरोसेमंद पार्टनर आप हैं। तो ये छवि है जिसको ये लोग चाहें कि ऐसे पार्टनर के साथ हम टाई अप करें। नरेश कौशिक साहब, जो भरोसेमंद हो, ऐसा ना कि वॉर हुआ तो पाकिस्तान पीछे हट गया, क्योंकि 2 महीने भर पहले जाकर कहने गया था कि आपके ऊपर वॉर होगा तो हमारे ऊपर भी वॉर माना जाएगा, हम आपका साथ रहेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे 1956 में सुएज का कांड हुआ था, जिसमें ब्रिटेन और फ्रांस ने इजिप्ट पर हमला किया था, मिस्र पर, और उसके बाद में एंटनी ईडन जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उनको इस्तीफा देना पड़ा था, क्योंकि अमेरिका ने हुक्म दिया था ब्रिटेन और फ्रांस को कि खत्म करो इस लड़ाई को। तो इसी तरह का मुझे ये मूवमेंट दिख रहा है जिसमें अमेरिका का क्षय अब इसमें बहुत तेजी से होगा, और इसके लिए सिर्फ ट्रंप की बहुत बड़ी भूमिका है। अब ट्रंप की वजह से अमेरिका पर कोई विश्वास नहीं करता, और भारत जैसे देश जिस पर लोग विश्वास करते हैं उनकी भूमिका ज्यादा बढ़ेगी। और भारत, यूरोपीय जो देश हैं, जापान है, जो इस तरह जो ऐसी डेमोक्रेसीज हैं, उनके साथ मिलकर बहुत बड़ी भूमिका इस खाड़ी के क्षेत्र में निभा सकता है। बिल्कुल, दरअसल यही वजह है कि इस पे अभी अजय श्रीवास्तव साहब का ध्यान गया भी हुआ है। कई देशों के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है, सिर्फ ये फ्री ट्रेड के लिए नहीं हो रहा, दरअसल एक आपसी रिश्ते भी इससे मजबूत होते हैं, जिसमें विकसित देश भी है, यूरोपियन यूनियन भी है, और बाकी देश भी करने जा रहे हैं। इस पर भी हम अलग से चर्चा करेंगे, लेकिन शो का समय खत्म हो रहा है, इसीलिए हमें यहीं पे इसको रैपअप करना होगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय निकालने के लिए। तो आज अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।